देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10 एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस मॉडल पेपर जो 2026 नीट के जो जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, साइंस मॉडल उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन देखे। ठीक, आज हम लोग सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको तो उसमें लिखा हुआ रहेगा सब्जेक्टिव वाला पार्ट जब आएगा ऑब्जेक्टिव के बाद सेक्शन बी यानी खंड ब। तो सबसे पहले उसमें लिखे हेडिंग दिया हुआ रहेगा फिजिक्स। फिजिक्स के बाद हेडिंग रहेगा केमिस्ट्री, है ना। फिर उसके बाद रहेगा बायोलॉजी, क्या रहेगा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो ये तीनों सेक्शन मिला के साइंस का पेपर होता है। तो सब्जेक्टिव में देखिए क्या क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय, फिजिक्स का लघु उत्तरीय। इस फिजिक्स के लघु उत्तरीय में बोला कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, 1 से 8 तक यानी 8 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, जिसमें से बनाना कितना है, सिर्फ 4 का जवाब देना है। ये 8 में से आपको सिर्फ 4 बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 4 आप बनाते हैं तो टोटल आपको फिजिक्स में 8 नंबर मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर जो है 1 to 8 आर शॉर्ट आंसर टाइप, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी 4 into 2 इक्वल टू 8 मार्क्स मिलेगा अगर 4 क्वेश्चन बनाते हैं तो। क्वेश्चन क्या क्या है मॉडल पेपर में, तो पहला है आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब इट, ये कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन है मॉडल में अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, वाई इज कॉनकेव लेंस कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस। तीसरा है पार्श्व विस्थापन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चौथा क्वेश्चन विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दी, डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। 5 नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है, ऑन विच फैक्टर्स डज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 7 नंबर क्वेश्चन मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम लिखे, यानी राइट मैक्सवेल राइट हैंड रूल। ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो टोटल 8 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय फिजिक्स का, जिसमें से बनाना 4 क्वेश्चन ही है, 2-2 मार्क्स का। अब इसी में देखिएगा फिजिक्स का ही लॉन्ग क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय। तो फिजिक्स के दीर्घ उत्तरीय में देखिए क्या कहा, कितना क्वेश्चन दिया है। और देखिए जो मॉडल में बताया गया है जिस तरह से, वैसे ही आपको फाइनल एग्जाम में भी रहेगा, इसलिए मॉडल को ध्यान से समझिए। लॉन्ग में जो है ना 9 से 10 यानी 2 क्वेश्चन है, जिनमें से बनाना किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना, या तो आप 9 बनाइए या आप 10 बनाइए। तो ये 2 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग में फिजिक्स का, जिसमें से बनाना एक प्रश्न का उत्तर ही देना है, और उस एक के लिए 6 नंबर है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, लॉन्ग का 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर्स 9 एंड 10 आर लॉन्ग आंसर टाइप, आंसर एनी वन ऑफ देम, दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किरण आरेखों की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए, यानी डिफाइन करना। With the help of ray diagrams, explain the first and second principal focus of convex and concave lenses। अब फिजिक्स का देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों और समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला दिखाना है। अब आ जाइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखिए इसमें शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इसमें भी कह रहा है कि 11 से 18 तक लघु उत्तरीय है, 8 क्वेश्चन है, जिसमें से जवाब कितना का देना है, 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन, और सबके लिए कितने अंक हैं, 2 अंक है। क्वेश्चन नंबर 11 to 18 आर शॉर्ट आंसर टाइप, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, 8 में से 4 का ही जवाब देना है। देखिए 11 नंबर है ना, 11 से स्टार्ट है केमिस्ट्री। संयोजन अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विकृति गंधिता का क्या अर्थ है, उदाहरण समझाइए। व्हाट इज डेंसिटी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। खारा जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है, हाउ इज द सोडियम कार्बोनेट यूज टू सॉफ्टन साल्टी वाटर। ये अगला क्वेश्चन है 14, आश्वित जल विद्युत जल का चालक नहीं होता, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है, क्यों। Distilled water is not a conductor of electricity, whereas rain water is conductor of electricity. Why? Version,
रोस्टिंग की क्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग? अब 16 नंबर केमिस्ट्री में क्वेश्चन, पेंटेन के समूहों के संरचना सूत्र और उनके नाम लिखे। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द नेम्स ऑफ आइसोमर्स पेंटेन ऑफ पेंटेन। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों? 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है, क्यों? व्हाई डू मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटोन्स? ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का उल्लेख करें। मेंशन वेरियस मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड लाइफ। अब केमिस्ट्री में ही देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग लॉन्ग जो है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय 19 से 20 दो क्वेश्चन है। बनाना कई वो है, एक ही का जवाब देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए 19 नंबर में कह रहा प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, इससे अम्ल और क्षार की जांच कैसे की जाती है? व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स, हाउ आर एसिड एंड बेसिस टेस्टेड विथ देम? 20 नंबर क्वेश्चन, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ये था क्वेश्चन केमिस्ट्री का। अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी देखिए, पहले है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 21 से 28 8 क्वेश्चन है, जिसमें बनाना कितना है, 4 का ही जवाब देना है। लेकिन इसमें हम इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 टू 28 शॉर्ट आंसर है टाइप क्वेश्चन है, और जिसमें से 4 का जवाब देना है। 21 से देखिए बायोलॉजी स्टार्ट है। कह रहा है विली क्या है, इनका कार्य क्या है? व्हाट आर विली एंड व्हाट देयर फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या हैं? 22 स्टोमाटा क्या है और वे कहाँ उपस्थित होते हैं? व्हाट आर स्टोमाटा एंड वेयर आर दे प्रेजेंट? 23 एक कोश के जीवों में उपापचयी अपशिष्टों को कैसे निष्कासित किया जाता है? हाउ आर मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? 24 डायलिसिस क्या है? फिर है 25 पुमंग और जयांग का कार्य क्या? व्हाट आर द रोल्स ऑफ एंड्रोसियम एंड जीनोसियम? 26 न्यूरो ट्रांसमीटर, व्हाट इज न्यूरो ट्रांसमीटर, ये बताना है। फिर क्या है 27 समजात अंग और समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई होमोलोजस और होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स? 28 उत्पादक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई प्रोड्यूसर? ये 28 बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन, 29 और 30 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें एक का ही जवाब देना है, किसी एक का। 29 में है क्वेश्चन क्या है, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें, जो कि 5 नंबर का है। फिर है लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 5 अंतर लिखे। राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको तो बनाना लॉन्ग है 2 में से 1, और जो दीर्घ उत्तरीय है 8 में से 4, लेकिन इसमें हम आपको चलिए फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब इट। हिंदी में पहले जवाब है, फिर उसका इंग्लिश में जवाब है। देखिए आवर्धन की परिभाषा देना है यहाँ। कहता है आवर्धन किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन जो होता है वो किसी दर्पण या लेंस, दर्पण और लेंस दोनों के लिए डिफिनेशन सेम है। तो पहले होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, यानी कि अगर आवर्धन का फॉर्मूला बोला जाए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात आता है उसी को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो, क्या है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो है किस चीज़ का? तो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई ए मिरर और लेंस। किसी लेंस और मिरर के द्वारा जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन यानी डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा प्रश्न है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ठीक, देखिए अभी इस क्वेश्चन पूछा गया अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो फिर फाइनल एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? ठीक है, समझ जाइए। ये मॉडल के हिसाब से, मॉडल में जो पूछा है ये, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये नोट्स में हम बता चुके हैं, क्लास में लिखा भी चुके हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है।
तो अवतल लेंस से होकर, ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस से होकर गुजरने वाली समानांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। जब अवतल लेंस से प्रकाश गुजरती है, देखिए लेंस है तो लेंस है तो इससे क्या होगा, प्रकाश आर पार हो जाएगा यानी गुजर जाएगा। तो गुजरने के बाद जब वो प्रकाश जो है ना वो अपवर्तन के बाद फैल जाए, एक पॉइंट से निकला और आगे जाके क्या होगा, इस तरह से फैल जाए, फैल जाएगी ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जब वो एक बिंदु से यानी कि फैल जाती है तो इसी को हम बोलते हैं अपसारी लेंस, इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। तो ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस से जब प्रकाश गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वो आगे जाकर फैल जाती है। तो फैलने की वजह से ये एक बिंदु पर एकत्र नहीं होती, एक पॉइंट पे जमा नहीं हो पाती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक। कहते हैं कॉनकेव लेंस कॉजेज पैरेलल रेज ऑफ द लाइट टू स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट मीन्स डाइवर्ज हो जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, सिंस इट डाइवर्स लाइट रेज इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, यानी लाइट को फैला देने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट? देखिए हिंदी में, जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच की पट्टी से गुजरती है तो निर्गत किरण, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, निर्गत किरण और आपतित किरण के समानांतर होती है, तो लेकिन थोड़ी दूरी से खिसक जाती है, इस दूरी को क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। क्लास में इसको डिटेल से समझाए थे। When a ray of light passes through a rectangular glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray but shifted sideways, है ना, ये आपतित किरण से थोड़ी सी क्या होती है? दूर खिसक जाती है। दिस साइडवेज शिफ्ट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और आपतित किरण से जो निर्गत किरण के बीच दूरी बनती है उसी दूरी को, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस सब डिफाइन को नोट करके याद कर लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा देना है। किसकी परिभाषा देना है? प्रबलता, यानी डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश यानी चार्ज, 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश मात्रा को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। ठीक है, यानी क्यों जो आई होगा, धारा होगा, वो आवेश बाई टी यानी आवेश बटा समय, ये फॉर्मूला होगा। आई धारा करेंट और क्यों आवेश है और टी समय है, यानी किसी कंडक्टर के कंडक्टर से, अगर ये आप नए डिफाइन में बोलते हैं तो चलेगा, किसी चालक के किसी चालक से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश, किसी चालक से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। 5 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑन विच फैक्टर डज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखिए किन किन कारकों पर डिपेंड करता है ऊष्मीय प्रभाव? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ाए थे क्लास में कि किसी कोई वायर है, कंडक्टर है, तो जब उसमें करंट फ्लो होता है तो फिर ये क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, हीट हो जाता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ये किन किन कारकों पे डिपेंड करता है, ये पूछा गया, किन किन कारकों पे निर्भर करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, टाइम टाइम फॉर विच करंट फ्लो, यानी टाइम पे और जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, और करंट की मात्रा पे डिपेंड करता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जब किसी चालक से जुड़े परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश में आंसर देखिए, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 7 नंबर क्वेश्चन, 7, मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम, व राइट मैक्सवेल राइट हैंड रूल। हाँ, फ्लेमिंग के राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल क्लास में टिक लगवा दिए हैं, वो पॉइंट को याद कर लीजिएगा। मैक्सवेल मॉडल में दिया है तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल का फाइनल में फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में दोनों पूछा जाएगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो गया, गेस हो गया फाइनल एग्जाम के लिए। मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम, राइट मैक्सवेल राइट हैंड रूल। देखिए, यदि दाहिने हाथ की अंगुलियां चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ी जाए, ठीक है, दाहिने हाथ की अंगुलियां
कंडक्टर में प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ी जाए तो फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। यही है मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम। इफ द फिंगर ऑफ द राइट हैंड आर हाँ curled in the direction of current in a conductor, then the stretched thumb gives the direction of magnetic field। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थंब डिनोट करेगा तो उसको बोलेंगे मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। प्रश्न नंबर 8 फिजिक्स का, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्वालिटी एक अच्छा ऊर्जा मैंने एनर्जी सोर्स में? जैसे कोयला है तो उसको अच्छा सोर्स कहेंगे या नहीं ऊर्जा का? तो कोई भी सोर्स जो है अच्छा तब कहलाएगा जब कहता है ऊर्जा का अच्छा स्रोत वह है जो अधिक ऊर्जा दे, जो अधिक ऊर्जा देगा उसको हम कहेंगे वो अच्छा सोर्स है। फिर है जो आसानी से उपलब्ध हो, है ना, जैसे कोयला, कोयला आसानी से हर जगह उपलब्ध नहीं है। कम प्रदूषण करे, जैसे कोयला ज़्यादा प्रदूषण करता है तो उसको अच्छा ऊर्जा का सोर्स नहीं कहेंगे, जबकि सीएनजी और जो एलपीजी गैस है ये सब अच्छा ऊर्जा का सोर्स होगा, सस्ता और सुरक्षित हो। इंग्लिश में ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच गिव्स मोर एनर्जी, इज इजली अवेलेबल, कॉजेज लेस पॉल्यूशन, इज इकोनॉमिकल एंड सेफ। ठीक है, ये ठीक है, सस्ता भी हो और सुरक्षित भी हो। ये फिजिक्स का था 8वां, जिसमें 4 बनाना था। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रश्न 9, किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाना है। यहाँ पे डायग्राम छूट गया बनाने के लिए, भूल गए। यहाँ पे सिर्फ आपको फिलहाल दे देना है दोनों के डिफिनेशन। देखिए, जो उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, जैसे कि ये लेंस है तो लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2 मुख्य फोकस होते हैं, एक को बोलते हैं F1, एक को बोलते हैं F2। तो इसी को डिफाइन में बता देना है, डिफाइन लिख देना है, हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें भी जैसे होता है F1 और क्या होता है F2। ठीक है, इसी को डिफाइन करना है। देखिए उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, कॉन्वेक्स ऊपर वाला है। देखिए इसके बारे में डिफिनेशन, प्रथम मुख्य फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यानी F1, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद, है ना, दूसरी ओर जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए ध्यान से, जो उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस से जो किरण जाती है वो प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, यानी यहाँ रियल रूप से मिलती नहीं है, तो उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। जबकि द्वितीय मुख्य फोकस का डिफिनेशन क्या है जो देखिए, कहते हैं यदि प्रकाश किरणें लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर लेंस पर गिरे तो अपवर्तन के बाद वे मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। जिस बिंदु पर असमानांतर किरणें मिलती है, यानी मिलती है, यहाँ पे क्या है, गुजरती है तो मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ मिलती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। यानी उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक रियल वाला होता है, और जो कि V2 होता है, V2 ही जो होता है ना वो रियल होता है। अब आइए दूसरा लेंस में, कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस इसी वाला, ये वाला है कॉनकेव लेंस। ये यहाँ पे F1, यहाँ पे क्या है F2। ठीक, तो F2, तो इसका ये मेन होता है, जबकि इसमें मेन ये होता है। देखिए प्रथम मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद फैल जाती है और पीछे की ओर बढ़ने पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी इधर पार होगा, लाइट कैसे पार हो जाएगा, जब पार हो जाएगा तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी F2 पे, तो F2 पे मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे ये ऐसे ही जाता है लेकिन हम इसमें डॉट डॉट से दिखाते हैं, तो यहाँ पे F1 पे, तो वो F1 जो है ना इसमें क्या होगा, मुख्य फोकस होगा, प्रथम मुख्य फोकस। तो ये हो जाएगा प्रतीत होती है, उसी को बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस अवतल लेंस का। इसी में द्वितीय मुख्य फोकस जो कि यहाँ है, हालांकि यहाँ पे मिलता नहीं है। कहते हैं यदि किरणें द्वितीय मुख्य फोकस की ओर बढ़ती हुई लेंस पर गिरे तो अपवर्तन के बाद वे मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है, और अवतल लेंस में फोकस जो है ना आभासी होता है, ये डॉट डॉट में होता है, ये क्लास में बताए थे ये सब पॉइंट। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस में फोकस वास्तविक होती है, जबकि अवतल लेंस में फोकस क्या होती है, आभासी होती है। दोनों लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं जिसको F1 और F2 से डिनोट करते हैं। इसी चीज़ को इंग्लिश में समझिए। कॉन्वेक्स लेंस, द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम विच रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कम आफ्टर रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलते हुए प्रतीत होता, अपीयर होता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं F2। फिर आते हैं कॉनकेव लेंस में। द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम विच डाइवर्जिंग रेज अपीयर टू ऑरिजिनेट। कॉनकेव लेंस में जो है ना, कॉनकेव में डाइवर्ज होने के कारण जहाँ पे अपीयर होता है पॉइंट, वो सारे लाइट मिलते हुए उसी पॉइंट को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। Second principal focus is the point which that rays directed towards it emerge parallel to the principal axis। तो जहाँ से इमर्ज होकर आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। देखिए फिजिक्स का 10 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी और समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के लिए समतुल प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। यानी यहाँ आपको फॉर्मूला उसका लिखना है। Obtain expression for equivalent resistance of resistor connected in series and parallel। उत्तर हिंदी में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए मान लीजिए कि तीन प्रतिरोध, तीन रजिस्टर हैं, उसको डिनोट कर देते हैं R1, R2 और R3, जो कि किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो बताए थे क्लास में कि जब सीरीज में जुड़ी हुई रहती है तो करंट जो है ना वो समान रहती है, करंट एक समान होती है, जबकि वोल्टेज अलग अलग होता है। तो एक समान करंट रहती है तो करंट कांस्टेंट हो गया, जबकि वोल्टेज क्या होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। तो कुल वोल्टेज कितना होगा, तो इसमें जो बहेगा, यहाँ से जो बहेगा, जो यहाँ तीनों रेजिस्टेंस से बहेगा, तो वो वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज जो होगा तीनों को जोड़ देंगे। अब ओम के नियम हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो आई तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस के लिए कॉमन हो गया, सेम हो गया, जबकि आर अलग अलग है। तो पहला अगर वोल्टेज निकालेंगे तो करंट यही रह जाएगा, R1 हो जाएगा। दूसरा तो ये आई R2 हो जाएगा। तीसरा निकालेंगे तो V इक्वल टू आई R3 हो जाएगा। तो वही है ना, यहाँ पे है, आप तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब तीनों को हम जोड़ेंगे इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए आई कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो R1 प्लस R2 और R3 है वो समतुल्य प्रतिरोध है, यानी कि सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो S से सीरीज और R से रेजिस्टेंस, तो RS डिनोट कर देंगे यहाँ पे। तो मेरा मेन फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू आई आर एस। अतः RS का जो वैल्यू होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। देखिए ये सब इसमें पॉइंट नहीं भी ध्यान रखिएगा चलेगा, आपको वैल्यू लिखना है तो आप सीधा सीधी ये लिख सकते हैं। देखिए इसी तरह से पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों जुड़ा रहेगा तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, समान, जबकि सीरीज में करंट रहता है एक समान। तो यहाँ पे चलेंगे आई बराबर, तो आई बराबर होता है V अपॉन आर। तो V अपॉन आर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ R1 हो जाएगा, फिर R2 हो जाएगा, फिर R3 हो जाएगा, इस तरह से करंट हो जाएगा। तो ये हो गया करंट भी, है ना, यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो अपॉन में ये हो जाएगा। यहाँ से जो आर पी होगा, पी से हो गया पैरेलल, आर से हो गया रेजिस्टेंस, तो आर पी, तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर पी। यानी जो हमें निकालना है रेजिस्टेंस निकलेगा पैरेलल में तो वो अपॉन में चल जाएगा, अपॉन आर पी बराबर अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही आपको लिखना है, बस हो गया। इंग्लिश में देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन जब रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा आप इस लिख दीजिए, सीरीज में आर हो गया रेजिस्टेंस, इससे सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का बोला व्यंजक लिखने के लिए तो ये बटा में होता है, तो 1 अपॉन आर पी यानी पैरेलल में है, और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही हो गया। चलिए फिजिक्स का था, अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन है, बनाना कितना है, 4, ठीक है, और लॉन्ग 2 में से बनाना है 1। तो यहाँ पे तो सारे का सॉल्यूशन देंगे। 11 है संयोजन अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए संयोजन अभिक्रिया पूछा है तो हो सके फाइनल में आपसे अभिक्रिया से पूछेगा ही पूछेगा। तो 6-7 गो मेन रिएक्शन है, संयोजन, वियोजन, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स, उपचयन, ये सब जो अपचयन अभिक्रिया सारे बताए हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सबको याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा डेफिनेशन है। कहता है जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर बन गया सीवेज का 2 टाइम, इसको संयोजन बोलते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया।
A reaction in which two or more substances combine to form a single product is called combination reaction। 12 नंबर देखिए, विकृति गंधिता और संक्षारण दोनों नोट्स में एक जगह पे एक साथ है, दोनों रट लीजिएगा, विकृति गंधिता और संक्षारण भी, इसको उदाहरण समझाना। व्हाट इज रेंसिडिटी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तेल और वसा युक्त पदार्थों का वायु में ऑक्सीकरण होने से दुर्गंध उत्पन्न होता है, इसी को क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता। जैसे खाने पीने वाली चीज़ लंबे टाइम तक हवा में बाहर छोड़ देते हैं बिना ढके उके, तो वो बदबू देने लगता है, तो उसी को बोलते हैं विकृति गंधिता। Rancidity is the oxidation of fats and oils in air which produce an unpleasant smell। जैसे बटर या ऑयल से भुंजा हुआ कोई चीज़ उसको रख देते हैं तो बैड स्मेल देने लगता है, तो वही है रेंसिडिटी। 30 नंबर, खारा जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है। हाउ इज द सोडियम कार्बोनेट यूज टू सॉफ्टन साल्टी वाटर। सोडियम कार्बोनेट खारे जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों को अपक्षेप के रूप में अलग कर देता है, जिससे जल क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। जो लवण वगैरह उसको अपक्षेप के रूप में खारे यानी सोडियम कार्बोनेट जब उसमें डालते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों को वो बेस्ट के तौर पे उसको अलग कर देता है, और वो जो जल है वो मृद हो जाता है, यानी कि अच्छा जल बन जाता है। इंग्लिश में देखिए, सोडियम सोडियम कार्बोनेट रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट फ्रॉम हार्ड वाटर बाय फॉर्मिंग इनसोलेबल प्रिसिपिटेट्स thus softening द वाटर। इस तरह से वाटर सॉफ्ट हो जाता है। 14 नंबर, आसुत जल विद्युत चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल चालक होता है, क्यों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Why is the distilled water not conductor of electricity whereas rain water is। कहता है कि जो शुद्ध जल है वो उससे करंट उसमें करंट नहीं फॉलो होता है, जबकि जो वर्षा का जल है उससे करंट फॉलो होता है, क्यों। देखिए, शुद्ध जल में थोड़ा सा मिट्टी या कुछ भी मिला देंगे तो फिर वो अशुद्ध जल हो जाएगा, और फिर वो उसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। कहते हैं अशुद्ध जल में आयन नहीं होते हैं, शुद्ध जल में आयन नहीं होते, जबकि वर्षा जल में घुले लवण और गैस होती है। तो जब वर्षा होती है तो उसमें बहुत सारे साल्ट और गैसेस मिल जाती है, जिसके कारण वो अशुद्ध हो जाता है और गंदा हो जाता है, और उसमें आयन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो विद्युत प्रवाह में सहायक होते हैं। डिस्टिल वाटर लैक्स आयंस वेयर इज रेन वाटर कंटेन्स डिजॉल्व salt and gases which provide ions for conduction of electricity। 15 नंबर क्वेश्चन है भर्जन और एक निष्पादन, दोनों ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, क्या है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर्स इन द presence of air at high temperature is called roasting। 16 पेंटेन के समयबों के संरचना सूत्र और उनके नाम लिखें। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द नेम्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन का सूत्र होता है C5H12 और इसके 3 समयबों लिखा हुआ एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन, इसको रट लीजिए, इंग्लिश में वही चीज़ है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों। वाई डू मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटोन्स। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, जबकि धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यहाँ सवाल है कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर करने उसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, प्लस चार्ज बना लेती है, क्यों। धातुओं की आयनीकरण ऊर्जा कम होती है इसलिए वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो स्टेबल हो जाते हैं। आंसर इंग्लिश में, मेटल्स हैव लो आयनोस, हाँ क्या है, मेटल हैव लो आयनोसेट, क्या पढ़ेंगे इसको, आयनोसेट, जो भी पढ़ेंगे इसको, आयनिसेटेशन एनर्जी, सो दे लॉस इलेक्ट्रॉन्स इजिली टू अटेन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 18 वन्य जीवों के संरक्षण के विभिन्न उपायों का उल्लेख करें। मेंशन वेरियस मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड लाइफ। वन्य जंगली जीवों को संरक्षित रखना है, बचा के रखना है, उसके लिए क्या उपाय बता सकते हैं। तो यहाँ पे उपाय, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना करना है ना, नेशनल पार्क बनाना है, सेंचुरीज बनाना है, अवैध शिकार पर रोक, जो लोग हंटिंग करते हैं इलीगल तरीके से उसको बैन करना है, और जंगल की कटाई को रोकना है। इंग्लिश में, मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड लाइफ इंक्लूड क्या क्या है, तो कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क,
नेशनल पार्क को स्थापित करना है, स्थापना करना है, सेंचुरीज की स्थापना करना है, जो इलीगल तरीके से हंटिंग हो रहा है, शिकार हो रहा है, उस पर रोक लगाना है, और डिफोरेस्टेशन जंगल की कटाई को रोकना है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, इनसे अम्ल और क्षार की जांच कैसे की जाती है। ठीक है, व्हाट आर द नेचुरल इंडिकेटर, हाउ आर एसिड एंड बेसिस टेस्टेड विथ देम, यानी कि प्राकृतिक सूचक से कोई भी चीज़ अम्ल है कि क्षार कैसे पता करते हैं। तो प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर्स वे पदार्थ जो प्राकृतिक स्रोत जैसे कि पौधे वनस्पति से प्राप्त होते हैं और अम्लीय या क्षारीय पदार्थों की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिटमस, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, ये अम्ल और क्षार को बताता है। अम्ल कैसे, तो अम्ल को जो है ना नीले लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में, जबकि क्षार जो है ना वो क्षार जो है वो लाल को किस में बदल देता है, नीला में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हल्दी प्राकृतिक सूचक है, ये जब हल्दी को अम्ल पे डालते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, जबकि हल्दी जब इस हल्दी को क्षार पे डालेंगे तो उसका रंग जो है ना लाल भूरा हो जाएगा। फिर है चाइना रोज यानी गुड़हल, गुड़हल का रस जब अम्ल पे डालेंगे तो हल्का लाल या गुलाबी, गहरा गुलाबी हो जाएगा, क्षार पे डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार रंग परिवर्तन के आधार पर यह पता लगा सकता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। इसी को इंग्लिश में देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस विच चेंज कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एग्जांपल्स एंड टेस्ट, लिटमस, लिटमस जो है ना एसिड जो है ब्लू लिटमस को किस में, रेड में, और बेस जो है रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। टर्मिक जो है रेडिश ब्राउन हो कर देता है बेस को, जबकि एसिड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट ये डार्क पिंक कर देता है एसिड को और बेस को क्या कर देता है, ग्रीन कर देता है। इस तरह से ये कलर चेंज करके बता देता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर। ये क्लास में भी टिक लगवा दिए थे, गेस कर दिए थे। धातु फाइनल एग्जाम में भी संभावना है आने का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुणों के आधार पर अंतर, यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट है, आप वहाँ एग्जाम में ऐसी इस तरह से टेबल बना के भी बना सकते हैं और सारे प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल मिला के 5 से 6 पॉइंट लिख देना है। देखिए भौतिक गुणों के आधार पर पहले अंतर, तो धातु जो है चमकीली होती है जबकि अधातु चमकीली नहीं होती है ना, चमकीली नहीं होती है, चमकीली नहीं होती है, एक दो को अपवाद छोड़कर, जैसे आयोडीन। फिर है कहते हैं धातुएं आघातबद्ध यानी पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है जबकि अधातु को नहीं। तीसरा पॉइंट, धातुएं ऊष्मा विद्युत की क्या होती है, अच्छी चालक होती है जबकि अधातु खराब यानी बैड कंडक्टर होता है। धातुएं ठोस होती है जबकि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकती है, इसमें भी अपवाद छोड़कर। अब आते हैं किस पे, तो रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर। रासायनिक गुण, तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालती है, अधातु सामान्यतः ऐसा नहीं करती। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मेटल्स आर लस्टर, नॉन मेटल्स आर डल, मेटल्स आर माइलेबल डक्टाइल जबकि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंसेस, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटोन्स, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, metal react with acid to liberate hydrogen gas, non metals generally do not। ठीक है, चलिए बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन, दीर्घरोम यानी विल्ली, विल्ली दीर्घरोम छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाया जाने वाला जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें ना इस जैसे छोटी आंत है तो इस तरह से निकला हुआ था, जैसे छोटा छोटा घास होता है ना, इस तरह से ये विल्ली आंत, इस छोटी आंत के सतह पे जो कि उंगली नुमा उभार होती है और ये भोजन के बचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषण करती है और उसके लिए क्षेत्रीय फैलता भी है, तो इसको बोलते हैं भिलाई या भिल्ली। ठीक है, villi are the finger-like projections present on the inner surface of the small intestine. They increase surface area for absorb एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी पचे हुए भोजन से अवशोषण, पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए अपने क्षेत्र को
क्रिया को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं दीर्घरोम। अगला सवाल है 22, स्टोमाटा क्या है, वे कहाँ उपस्थित होते हैं। सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन है। वाट आर स्टोमाटा एंड वेयर दे प्रेजेंट। स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ? पत्तियों की सतह में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को बोलते हैं स्टोमाटा, जो कि गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। ठीक है। स्टोमाटा द माइन्यूट माइन्यूट पोर्स, पोर माने छिद्र, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तियों के सतह पे छोटे छोटे जो है ना छिद्र होते हैं। दे हेल्प इन एक्सचेंज गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन, वाष्प को बाहर निकालने में और ऑक्सीजन को रिलीज करने में या CO2 को लेने में मदद करता है। 23, एक कोशिकीय जीवों में उपापचयी अपशिष्टों को कैसे निष्कासित किया जाता है। हाउ आर मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कोई एक कोशिका से बने जीव अपने शरीर से अपचित भोजन यानी जो वेस्ट पदार्थ है उसको कैसे बाहर निकालता है। तो एक कोशिकीय जीवों में उपचायी अपशिष्ट विसरण डिफ्यूजन द्वारा कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलते हैं। In unicellular organism, metabolic waste are removed by diffusion through cell membrane। ठीक है। 24, डायलिसिस क्या है। डायलिसिस, जब किडनी खराब हो जाता है तो उत्सर्जन क्रिया को संपन्न करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से एक मशीन लगाई जाती है, उसी को डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम किडनी यानी आर्टिफिशियल मशीन किडनी की सहायता से रक्त से अपशिष्ट पदार्थ हटाए जाते हैं। Dialysis is the process of removing waste substance from blood using an artificial kidney. नेक्स्ट, पुमंग, एंड्रोसियम और जीनोसियम का कार्य क्या है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ एंड्रोसियम एंड द जीनोसियम। तो देखिए, पुमंग जो है वो परागकण बनाता है। क्या बनाता है? परागकण। जबकि ज्यांग जो है फूल का जो फीमेल वाला पार्ट है वो बीजांड का निर्माण करती है और निषेचन के बाद ये फल बीज बनते हैं। इंग्लिश में देखिए, एंड्रोसियम प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, परागकण, वाइल जबकि जीनोसियम फॉर्म्स ओवलीज एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 26, क्या है न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तंत्रिका आवेग पहुंचाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल सबस्टेंस दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ठीक है। 27, समजात अंग और समरूप अंग से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। तो समजात अंगों की उत्पत्ति समान पर कार्य भिन्न होते हैं। मतलब उत्पत्ति तो एक समान होता है। समजात अंग उसको बोलते हैं जिसकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य क्या होता है? भिन्न होता है। जबकि समरूप अंग का कार्य समान होता है जबकि उत्पत्ति क्या होती है? अलग होती है। ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स हैव सेम ऑर्गन, बनता सेम तरीके से दो अलग अलग जीवों में, बट उसका जो फंक्शंस है वो क्या होता है? अलग होता है। वेयर एज और एनालोगस ऑर्गन्स हैव सेम फंक्शन सेम है लेकिन उसका जो ऑर्गन है वो डिफरेंट है, उसको बोलते हैं समजात और समरूप। 28, उत्पादक से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से आप क्या समझते हैं। तो वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको उत्पादक कहलाते हैं। जैसे कि हरे पौधे। ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर उत्पादक। 29, पोषण क्या है। ये 5 नंबर वाला है, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। व्हाट इज न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, पोषण पोषण क्या है और प्रक्रिया। इसके प्रकार, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करता है, उसका पाचन करता है, अवशोषण करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। पोषण जीवों की वृद्धि, जीवों के विकास के लिए और जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। पोषण में ये जीवों में पोषण की कई विधियां होती है, जैसे मेन रूप से दो, स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और परपोषी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे हरे पौधे। फिर परपोषी जो अपना भोजन दूसरे जीवों पे यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप हैं जैसे होलोजोइक, फिर सेफ्रोटाइक पोषण, फिर हो गया परजीवी पोषण। ये सब चीज़ें क्लास में डिस्कस हुई है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, डाइजेस्टेड, फूड लिया, डाइजेस्ट किया,
absorb nutrients and utilize them for energy, growth and maintenance. Modes of nutrition: autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. जो अपना खून खाएं, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड, और फिर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, होलोजोइक्स। और ये सब हो गया। 30 लास्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में 5 अंतर लिखना है, ठीक है। यानी सेक्सुअल, एनी 5 डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। देखिए लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें दो जनक होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल। जबकि अलैंगिक जनन में कोई एक ही जनक होते हैं, उसमें मेल या फीमेल। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, जायगोट का निर्माण, गैमेट का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में नहीं। लैंगिक जनन में से उत्पन्न संतान में विविधता पाई जाती है, जबकि अलैंगिक जनन में नहीं। लैंगिक जनन अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन तेज होता है। लैंगिक जनन उच्च जीवों में पाया जाता है, जबकि अलैंगिक जनन निम्न जीवों में सामान्य है, मतलब निम्न जीवों में ये देखी जा सकती है। नेक्स्ट इसी को देखिए इंग्लिश में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, असेक्सुअल इन्वॉल्व्स वन। गैमेट फॉर्म्स ऑकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन, asexual does not. Sexual reproduction is slow, asexual is fast. Sexual reproduction occurs in higher organism, asexual in lower organism. ठीक है, चलिए तो ये हो गया 2026 का जो मॉडल आया बिहार बोर्ड के थ्रू नेट पे, उसका सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन हो गया था पिछले वीडियो में, और इसमें जो है सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे दिए। इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके कॉपी में नोट करना है, कॉपी में नोट करना है, हेडिंग दे के कि ये मॉडल है, मॉडल पेपर 2026 है ना, और साइंस, इसकर कॉपी में नोट करना है, और इसको याद भी करना है, याद कर लेना है अच्छा से, ठीक है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू।